हेलो ऑल, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगा। वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर इन दिस सीरीज। आज का लेक्चर होगा वेक्टर्स के बारे में। इस लेक्चर में अपन वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स होते क्या है। उसके बाद अपन उन वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज कि उन्हें ऐड कैसे करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं, वो स्टडी करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही यूनिक प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले होते हैं साइन थीटा प्लस अल्फा, कॉस थीटा प्लस अल्फा। इन फॉर्मूले को वेक्टर्स को यूज करके कैसे निकालेंगे वो अपन स्टडी करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। आज के लेक्चर में बहुत थ्योरी होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको इतना नहीं आता और कुछ भी करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। मतलब आपको कोसाइन ऑफ 120 डिग्री क्या होता है वो सब पता होना चाहिए। आज जो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये बेसिक थोड़ी बहुत चीजें सिखाऊंगा ताकि अपन एक क्वेश्चन एटलीस्ट वेक्टर का कर पाए। बट नेक्स्ट लेक्चर में अपन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर्स के अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो वेक्टर्स होता क्या है? सबसे पहले व्हाट इज अ वेक्टर? वेक्टर मतलब क्या? राइट नाउ एट दिस स्टेज आप इतना बोल दोगे तो किफायत है कि वेक्टर्स मतलब यार जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ऐसी कोई क्वांटिटी दिख जाए ना कि जिसके पास एक मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है तो उसको आप बोल सकते हो कि वो है एक वेक्टर। उसके ऊपर वेक्टर्स के सारे लॉज लगेंगे, वो बिहेव करेगा एज अ मैथमेटिकल वेक्टर और जो भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी एक वेक्टर के पास होंगी वो सारी प्रॉपर्टीज उस क्वांटिटी के पास होंगी। एग्जांपल के लिए आपने पढ़ा होगा स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी से मतलब क्या होता है कि यार मैं अगर बोल दूं 5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है कोई ऑब्जेक्ट की, तो मैंने क्या बताया कि हाँ ये इसकी स्पीड है। अब मैं ये बोल दूं कि वो 5 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है तो ये क्या हो गया उसकी वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी होगी उसकी। ये चीज क्या है? एक वेक्टर है। ठीक है, इसे मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। डायरेक्शन को मैथमेटिकली किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी अपन देखेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वेक्टर के मैथमेटिक्स की जरूरत क्या पड़ी। नॉर्मल मैथमेटिक्स जो आपने अभी तक पढ़ा वो क्यों फेल कर जाता है, एक एग्जाम्पल से अपन ही सीखेंगे। ठीक है, एक फिजिक्स बेस्ड एग्जांपल लेता हूं मैं क्योंकि इससे इंट्यूशन बढ़ता है। ठीक है, आई होप आपको फिजिक्स पसंद हो। ये एक ट्रॉली है, ये रेलवे कार्ड है, एक रेलवे कार्ड। ये उसमें एक रेलवे के अंदर एक डिब्बा है, रेलवे का डिब्बा पकड़ लो, ट्रॉली है या रेलवे का डिब्बा है। ये जो ट्रॉली है ना वो यहां जा रही है विथ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। इसके अंदर एक बॉल है, इस ट्रॉली के अंदर ये बॉल ऊपर जा रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है मतलब क्या, एक सेकेंड में ये 3 मीटर ट्रैवल करेगा और ये बॉल 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है मतलब क्या, एक सेकेंड में ये बॉल 4 मीटर ऊपर जाएगा। तो एक सेकेंड बाद होगा क्या, ये ट्रॉली कुछ आगे आ जाएगी यहाँ पे। ओके, और ये बॉल कुछ ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ये डिस्टेंस होगा 4 मीटर और ये जो आगे आया है ट्रॉली, ठीक है, यहां से यहां, ये डायग्राम ऑब्वियसली नॉट टू स्केल है तो ये डिस्टेंस कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड से, ये 3 मीटर होगा। मतलब क्या, ये बॉल पहले यहां था अब यहां आ गया। इस बॉल को अगर अपन स्टडी करें, ठीक है, तो ये 3 मीटर आगे आया है और 4 मीटर ऊपर गया है। इस बॉल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? इतना है। ये बॉल यहाँ था फिर यहाँ आ गया। ठीक है, बॉल कभी ऐसे जाके ऐसे नहीं गया होगा, बॉल इसी तरीके से गया होगा। बट अपन समझ रहे हैं यहाँ पे कि क्योंकि इसकी एक वेलोसिटी है तो ये आगे गया और बॉल खुद की वेलोसिटी है तो वो ऊपर गया। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये छोटा सा ज्योमेट्री हर एक को पता होता है। अगर ये 3 मीटर है 5 मीटर है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 विच इज
अंडर रूट ऑफ 25 विच इज 5, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर, ठीक है ना। ये बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर। इन दोनों के एडिशन से ये आंसर आया, मगर अपन ने इसे डायरेक्टली ऐड नहीं किया, 3 + 4 नहीं कर दिया कि नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। यहाँ वी हैड टू यूज सम ज्योमेट्री, बस वही करना होता है, वी यूज सम ज्योमेट्री टू फाइंड द रिजल्टेंट। वही करेंगे आगे जब अपन पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ, बट पैरेललोग्राम लॉ के पहले पढ़ना होगा ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो पढ़ा रहा हूं, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको यूज करके आप पॉलीगॉन लॉ बनाते हो, इसी को यूज करके आप पैरेललोग्राम लॉ बनाते हो, ठीक है। यहां से देखते हुआ क्या, ओके, इसको और समझते हो जरा। वो बॉल ऐसे 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 करते करते यहां पहुंचा, ठीक है, मतलब वो उसने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस मोशन को दो डायरेक्शन में अपन ब्रेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर वो ऐसे जाके ऐसे जाता तब भी वो सेम ही डिस्प्लेसमेंट करता। डिस्प्लेसमेंट में फाइनल और इनिशियल पोजीशन को ही अपन कंसीडर करते हैं। तो ये जो उसका मोशन था वो इन दोनों मोशंस में ब्रेक हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर ये एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है ए बार और ये एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है डी बार, ठीक है, बॉल ऐसे जाके ऐसे आया, तो बॉल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आया सी बार विच इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। यहां से आता है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि यार अगर कोई वेक्टर है ए बार और कोई दूसरा वेक्टर है, यहां पर ये परपेंडिकुलर था, मैंने परपेंडिकुलर इसलिए लिया ताकि मैथमेटिक्स इजी पड़े, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो परपेंडिकुलर ही हो, ठीक है। अगर वो थोड़ा इस डायरेक्शन में होता तो ये और बेंड कर जाता बॉल। थोड़ा सा फिजिक्स बढ़ गया है, बट वेक्टर्स को समझने के लिए थोड़ा फिजिक्स लगता ही है, ठीक है ना। तो ये हो गया बी बार, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है ए बार प्लस बी बार सी बार से। यही चीज है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर्स है ए बार और बी बार, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा ए बार का शुरुआत और बी बार का एंडिंग। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, अपने पास रिजल्टेंट आ जाएगा। दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे आया इसका मैंने आपको एक इंट्यूटिव प्रूफ दिया कि अगर एक बॉल को इमेजिन करो जो कि ऊपर जा रहा है एक ट्रॉली में और ट्रॉली खुद आगे जा रही है, तो वो यहां पहुंचता है तो उसका मोशन कुछ ऐसा होगा, बट वो इन दोनों मोशन को ऐड करके आया है, ठीक है ना। तो वहां से अपन ने इसको प्रूफ किया कि कैसे ये बिहेव करता है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको मैं इसका थोड़ा फॉर्मल प्रूफ दिखाता हूं, इसको कैसे यूज करते हैं वो दिखाता हूं, ठीक है। क्या है ट्राइंगल लॉ? ये एक लॉ है, इसे आपको याद रखना होगा। मैंने आपको थोड़ा इसका इंट्यूशन देने को ट्राई किया वो ट्रॉली वाले प्रॉब्लम के साथ, बट एट द एंड ऑफ द डे ये है तो एक लॉ ही, तो आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। एकदम सिंपल याद रखने के लिए, अगर दो वेक्टर है ए बार और बी बार, ठीक है, कैसे हो सकते हैं ये, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए बार का शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। यही डेफिनेशन है। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज the resultant of two vectors starts from the starting point of the first vector to the ending point of the second vector। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई हो तो इससे अपन पॉलीगॉन लॉ प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? पॉलीगॉन लॉ में क्या होता है, अगर यहाँ पर आप दो वेक्टर्स ऐड कर रहे हो, वहां पर आप दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करोगे। अब मुझे एक बात बताना, अगर आपको दो नंबर को ऐड करके आ गया तो आप 3 नंबर को भी ऐड कर सकते हो, 10 नंबर को भी ऐड कर सकते हो, 100 नंबर को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। मैथमेटिक्स तो सेम ही होगा, तो बस वही लॉजिक लगाना है, उससे पॉलीगॉन लॉ आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ अलग से वो लॉ नहीं है, लॉ एक ही है, ठीक है। इसको यूज करके अपन अब पॉलीगॉन लॉ डिराइव कर लेंगे, बहुत ईजी है, ओके।
पॉलीगॉन लॉ क्या बोलता है, मान लो अभी के लिए 3 वेक्टर मानते हैं अपन, ए बार, बी बार और सी बार। लॉ क्या बोलता है, अगर जितने भी वेक्टर्स हो, अरेंजमेंट देखना, अरेंजमेंट ऐसे होना चाहिए कि फर्स्ट वेक्टर उसके एंडिंग से दूसरा वेक्टर आ रहा है, उसके एंडिंग से तीसरा वेक्टर आ रहा है, ये अरेंजमेंट जरूरी है, ठीक है ना। तभी पॉलीगॉन लॉ लगा सकते हो। ट्राइंगल लॉ भी तभी लगा सकते हो जब फर्स्ट वेक्टर बताओ और सेकंड वेक्टर उसके एंडिंग से शुरू हो रहा है, तभी आप ट्राइंगल लॉ लगा सकते हो, ठीक है। तो बोलता क्या है कि इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इसके पहले पॉइंट से शुरू होगा और इसके लास्ट पॉइंट पे खत्म होगा, लास्ट वाले के। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ए बार प्लस बी बार तो पता है अपने को ट्राइंगल लॉ से कि ये आ गया अपना ए बार प्लस बी बार। अब ये देखना कि ए बार प्लस बी बार भी तो एक वेक्टर है, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, इन दोनों पे अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, ये, और वो क्या होगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। बस ऐसे ही प्रूफ करना है। ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि कितने भी वेक्टर्स हो अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए, ठीक है, अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए। अगर ये अरेंजमेंट है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट वेक्टर के फर्स्ट पॉइंट से लास्ट वेक्टर के लास्ट पॉइंट तक जाएगा, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। 2 लॉ पढ़ लिया आपने इतने कम टाइम में, है ना। आसान लग रहा होगा या थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा होगा तो बेयर विथ मी, क्योंकि वेक्टर्स जो है ना, वेक्टर्स एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो नहीं होती तो अपन बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते फिजिक्स में। आप ये जब पढ़ोगे फिजिक्स में अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ज्यादा यू विल बी थैंकफुल कि हाँ यार यहाँ पर वेक्टर से तो मैं आसानी से चीजें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। इसके पहले, ठीक है, एक वेक्टर दिखा देता हूँ, वेक्टर होता कैसे है। हमेशा कोई भी चीज के लिए एक रेफरेंस होता है, तो यहां पर भी डायरेक्शन देता है वेक्टर। तो डायरेक्शन कैसे देता है वो आपको समझाता हूं कि अगर कोई वेक्टर है ना और ये एक्स एक्सिस है आपकी और ये है आपकी वाई एक्सिस, तो एकदम बेसिक से शुरू कर दे। एक्स एक्सिस के अंदर 1 यूनिट का वेक्टर, इसे कहते हैं आई कैप। यूनिवर्सली यही कन्वेंशन यूज होता है, अपन भी वही कन्वेंशन यूज करेंगे। क्या बोला गया है, एक्स एक्सिस, आपने जहां पर भी एक्स एक्सिस डिफाइन की हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है, उसके अंदर एक्स एक्सिस के अंदर यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड यूनिट 1 होगा और डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस, उसे बोलते हैं आई कैप। ये फर्स्ट वेक्टर है जो आप देख रहे हो अभी, ठीक है। वैसे ही वाई एक्सिस के अंदर यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं जे कैप। अब एक बात जरूर समझना आप, और बहुत इंपॉर्टेंट जानने के लिए, राइट नाउ जो आप वेक्टर्स पढ़ रहे हो वो वेक्टर्स है फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स का मतलब क्या, कि इस आई कैप को मैं उठा के यहां रखूंगा ना तब भी ये आई कैप ही होगा। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 ही है और ये डायरेक्शन इसकी टुवर्ड्स एक्स एक्सिस ही है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड है, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव मानते हैं, तो डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं हुई और उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही है। तो इसको मैं यहां से यहां उठाऊंगा तो मेरा मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली जे कैप के लिए भी अगर जे कैप में यहां से उठा के यहां डाल दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे निकालना हो आई कैप प्लस जे कैप, मुझे क्या आता है, कैसे ऐड करता हूं मैं वेक्टर्स को, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर ये है आई कैप और ये है अगर जे कैप, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो इस वेक्टर को क्या बोलूंगा मैं, आई कैप प्लस जे कैप, रिजल्टेंट बोल रहा हूं अभी के लिए, तो आई कैप प्लस जे कैप होगा ये। बस ऐसे ही लिखते हैं मैथमेटिक्स में। ये आ गया आपका फर्स्ट वेक्टर जो कि इन दोनों वेक्टर के कॉम्बिनेशन से बड़ा है। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहले तो आपने आपका फर्स्ट वेक्टर एडिशन कर दिया और आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया।
अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो कैसे निकालोगे इसका मैग्नीट्यूड आप, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखो ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, और ये क्या है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √2। तो मतलब आर बार का मैग्नीट्यूड तो ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार, वो कितना आ गया √2। कैसे निकाला, गुड ओल्ड पाइथागोरस थ्योरम, उतना ही आता है ना ज्योमेट्री में अपने को, तो वहां से निकाला। और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इसकी डायरेक्शन है ये 1 है, ये 1 है, तो ये कैसा ट्रायंगल बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये कितना होगा 45 डिग्री। तो इसकी डायरेक्शन कितनी है 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसको लिखते ऐसे ही है मैथमेटिक्स में, ये अगर आप बोल रहे हो तो ये क्या कन्वे कर रहा है कि यार एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस 45 डिग्री है और उसका मैग्नीट्यूड √2 है। अब फॉर अ गिवन वेक्टर, फॉर एन अननोन वेक्टर, यहाँ पर तो सिंपल था ना, आई कैप था, जे कैप था, सिंपल से आपने पाइथागोरस लगा दिया। व्हाट इफ ये कुछ बड़ा होता और जे कैप भी कुछ अलग ही वैल्यू होती, तो कैसे मैथमेटिक्स करते, वो अपन पढ़ेंगे बाय पैरेललोग्राम लॉ। इतना सब मैंने आपको इसलिए समझाया कि आपके पास एक बेसिक इंट्यूशन आए कि वेक्टर्स होते कैसे हैं, उनको बेसिकली ऐड कैसे करते हैं, ताकि आपको पता चले कि पैरेललोग्राम लॉ है, उसका जो फॉर्मूला है उसका काम क्या आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक वेक्टर एडिशन में लास्ट चीज है, ठीक है। पहले पढ़ा ट्रायंगल लॉ, उससे यूज करके पॉलीगॉन लॉ पढ़ा, अब पढ़ेंगे अपन पैरेललोग्राम लॉ। काफी ज्यादा ज्योमेट्री लगता है इसके प्रूफ में, सो बेयर विथ मी, ठीक है, बट यू हैव कम टू अ मैथ्स लेक्चर, तो मैथमेटिक्स तो होगा ही। ओके, कैसे करेंगे, मान लो दो वेक्टर है ए बार और दूसरा वेक्टर है बी बार। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है, व्हाटएवर द एंगल कैन बी, ठीक है। मैथमेटिक्स इज ट्रू, वो क्यों ट्रू है, क्योंकि जो फंक्शंस यूज करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा वाले, दो फंक्शंस उनकी राइट डेफिनेशन वी यूज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि साइन थीटा की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। अभी तक तो आपने पढ़ा होगा कि अपोजिट अपॉन एट हाइपोटेनियस ये होता है साइन थीटा, जो ट्रू है, बट व्हाट अबाउट दोस ट्रायंगल्स जो 90 डिग्री नहीं है, या फिर आपको साइन 120 डिग्री निकालना हो, या आपको साइन 300 डिग्री निकालना हो, या आपको साइन 790 डिग्री निकालना हो, उसको कैसे निकालोगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेंगे, ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है, ये ए बार है और बी बार है। अब इस ए बार को मैं उठा के अगर यहां रख दूं, जैसा ये है वैसे एग्जैक्ट यहां, और इस बी बार को मैं उठा के यहां रख दूं, अभी अभी मैंने बोला जो वेक्टर्स अपन अपने पास है वो वेक्टर्स फ्री है, मैं इसको उठा के कहीं भी रख दूंगा, मैथमेटिकली फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है ना। दो वेक्टर्स है ए बार और बी बार, मुझे निकालना है ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार का चलो मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे, कैसे करेंगे, ए बार को उठा के मैंने यहां रखा, पहले बी बार को उठा के यहां रखा। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो ये और ये क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि सेम ही वेक्टर है ना, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। इसको मैं जरा अच्छे से ड्रॉ करता हूं, क्योंकि इसके ऊपर अपन काफी सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है। ये है अपना ए बार, ये है बी बार, अगेन ये ए बार है, इसी को उठा के रखा तो ये भी क्या हो जाएगा ए बार, ये बी बार है, इसको उठा के रखा तो ये भी हो जाएगा बी बार। अब ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा, ठीक है। इस बी बार को मैं यहां लिखता हूं, ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है।
एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया था, ठीक है ना। अब ट्राइंगल लॉ, व्हाट डू वी नो, हमें क्या पता है कि भाई ट्राइंगल लॉ में पता है। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि ए बार प्लस बी बार वो क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, ठीक है। ये जो एंगल है ये है थीटा। जो भी एंगल से अपन डील करेंगे वो एंगल रेडियन में होंगे, राइट नाउ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट जस्ट इस प्रूफ के बाद मैं आपको रेडियन का कंसेप्ट समझाऊंगा, रेडियन क्या होता है, फिर अपन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। लगता नहीं आज के लेक्चर में अपन कोई क्वेश्चन कर पाएंगे ठीक से, मैं प्रॉपर्टी प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। चलो अब देखना ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, ए बार प्लस बी बार का रिजल्टेंट ये होगा, दिस इज रिजल्टेंट। मुझे इसकी लेंथ पता चल जाए अगर इसकी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार है। ए बार प्लस बी बार क्या है, रिजल्टेंट ही है ना। मतलब बेसिकली करना क्या है, इस पैरेललोग्राम का मुझे डायगोनल निकालना है, ठीक है। ऐसा पैरेललोग्राम है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये साइड की लेंथ है। ए बार के मॉड को मैं अभी के लिए बोल लेता हूँ ए, ठीक है ना। ए बार का मॉड ए है और बी बार का मॉड क्या है, बी। तो इस साइड की लेंथ कितनी है ए, इसकी बी, इसकी भी बी होगी, इसकी भी होगी। बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ये 90 डिग्री है। अगर मैं क्या करूंगा, मुझे ये लाइन निकालनी है ना, तो मैं देखूंगा इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को मैं देखूंगा, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर मुझे ये साइड पता चल गई और ये साइड पता चल गई, लेट अस गिव नेम ए बी सी डी ई। तो ट्राइंगल ए सी डी में मुझे निकालना है ए डी। कैसे निकालूंगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये बी यहां है, ठीक है, ये बी है तो ये भी बी है, ये लाइन निकालनी है और ये लाइन निकालनी है। इस ट्राइंगल में देखना डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी, ये बी है, ये थीटा है, ठीक है ना। ये हाइपोटेन्यूस है इस ट्राइंगल में, तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आती है ना कि इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा, डी सी अपॉन बी डी, तो डी सी क्या हो जाएगा, डी बी साइन थीटा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ये, आई होप आप इतना तो कर सकते हो, ठीक है, अभी टाइम में पढ़ के आए हो। तो क्या आ गया हमारे पास, ये साइड है ए, ये साइड है बी कॉस थीटा, और ये साइड है बी साइन थीटा। इसकी लेंथ पता है, ये ए है और ये बी कॉस थीटा है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, ए प्लस बी कॉस थीटा। अब आई वुड अर्ज यू गाइस, वीडियो को पॉज करो और मन से एडी को सॉल्व कर लो। एडी क्या है, एडी आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, बहुत इजी है, ट्राई करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ओके।
ठीक है, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो आपको दिखाता हूँ। इन ट्राइंगल ए सी डी AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ज्योमेट्री लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे अपन, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर AD स्क्वायर क्या है अपना, R का स्क्वायर। ठीक है, मॉड ऑफ R को बोल लेते हैं, ठीक है ना, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार क्या है, मॉड ऑफ R बार, उसको भी के लिए अपन R मान लेते हैं। तो R स्क्वायर क्या है, A प्लस बी कोसाइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। Therefore, क्या आ गया आपका आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आ गया आपका आर स्क्वायर। तो देयरफॉर आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये है तो आर क्या होगा, इसका अंडर रूट। ठीक है, इतनी सारी मैथमेटिक्स, इतनी सारी ज्योमेट्री लगा के फाइनली आपका पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आ गया। इसी को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि दो वेक्टर है अगर और वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, दो वेक्टर है और अगर वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है इन दोनों का, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी ज्यादा ज्योमेट्री थी बट कुछ नवा नहीं है। ठीक है, जो ज्योमेट्री आप अभी तक पढ़ के आए हो उसी को अप्लाई किया अंदर के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज, जनरली आपको वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन का भी डायरेक्शन के बारे में जानना होता है। ठीक है, यू आर इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन, तो ये कंसेप्ट समझना, डायरेक्ट फॉर्मूले को याद मत रखना, मतलब ये कर सकते हो बट कंसेप्ट को अगर समझोगे तो बेटर होगा, क्योंकि हर बार केस अलग होगा। ठीक है, अगर आपको निकालना है कि ये एंगल लेट्स से ए बार इज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, तो अगर आपको एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है अल्फा, ठीक है, तो ये एंगल कैसे निकालोगे, अगेन ट्रिग्नोमेट्री लगाना। इस ट्राइंगल में tan अल्फा क्या होगा, ठीक है ना, आप लोग बोल रहे हो सर आपने tan अल्फा ही क्यों लिया, tan अल्फा की जगह पे आप cos अल्फा sin अल्फा क्यों नहीं लिया, क्योंकि sin अल्फा cos अल्फा में हाइपोटेन्यूज का टर्म आता है और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला काफी बड़ा है, तो आई वांट टू अवॉइड दैट। ठीक है ना, और कभी कभी विदाउट रिजल्टेंट निकाले भी मैं एंगल निकाल पाऊं, मुझे ऐसी चीजें चाहिए। तो अगर मैं tan अल्फा लूंगा, tan अल्फा क्या होगा, अपोजिट, वो क्या है b sin थीटा अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है AC, वो है a प्लस b cos थीटा। ठीक है ना, ज्योमेट्री हमेशा देखना कि कैसी ज्योमेट्री बन रही है, उससे आप इजीली tan अल्फा निकाल पाओगे। tan अल्फा आपको देंगे डायरेक्शन कि ये एंगल कितना बना रहा है विद a। ठीक है, अगर किसी ने बोला कि आपको b से निकालना है तो क्या करोगे, कोई फॉर्मूला नहीं है, दिमाग लगाना है। क्या दिमाग होगा, ये पूरा थीटा है, ये कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। ठीक है ना, लॉजिक यूज करना है। ठीक है, अगेन एक और चीज बता दूं, ए बार प्लस बी बार का फॉर्मूला है, कोई ए बार माइनस बी बार का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना, ए बार माइनस बी बार कैसे निकालोगे, ये ए बार है ये बी बार है, अगर आपको ए बार माइनस बी बार चाहिए तो ठीक है मैं दिखाता हूँ, ये ए बार है ये बी बार है। ठीक है, तो ए बार माइनस बी बार मतलब क्या, ए बार प्लस ऑफ माइनस बी बार, तो माइनस बी बार क्या होगा, ये बी बार है तो ये माइनस बी बार होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। बस आपको दो वेक्टर पता है जिनके बीच का एंगल आपको पता है, अब ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है ना, आपको अगर ऐड करते आ गया तो सब्सट्रैक्ट कैसे करोगे, लॉजिक यूज करके।
ठीक है, जैसे कि मैंने बोला आपको कि 1 + 1 = 2 ऐड करके सिखा दिया। -1 का मतलब क्या होता है? 1 + -1 1 - 1, ठीक है, तो 1 + -1 मतलब क्या? 1 - 1, ठीक है, तो ये 0 आएगा। ठीक है, -1 भी एक डायरेक्शन है, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बट ये समझना कि फॉर्मूला सिर्फ एडिशन का है, सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला हम मन से निकाल सकते हो। ओके, तो अब रिजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपने क्या किया, दो वेक्टर को ऐड करके तीसरा निकाला, ठीक है, मगर वेक्टर्स की प्रॉपर्टी यूजफुल कब होती है? जब अपन एक वेक्टर्स को दो में स्प्लिट करते हैं। सबसे ज्यादा एडवांटेज तभी मिलता है अपने को जब अपन एक वेक्टर को दो में स्प्लिट करते हैं। थोड़ी सी मैथमेटिकल बात करूंगा और फिर बताऊंगा करते कैसे है। ओके, एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से काम हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले तो एक चीज समझता हूँ, एक चीज आपको समझाता हूँ, ठीक है, स्केलर में समझेंगे कि यार अगर मैं लिखूं 3 किसके इक्वल है? 2 + 1, 2 + 1 करूंगा तो 3 मिल जाएगा। अब ये समझना कि जो चीज में ये दोनों इक्वल है, मतलब जो मैथमेटिकल चीजें मैं 3 पे करूंगा वही मैथमेटिकल चीजें मैं 2 + 1 पे करूंगा तो मेरे मैथ्स में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल, 3 × 2 क्या होता है भाई? 6। वैसे 2 + 1 × 2 करूंगा तो क्या आएगा मेरा आंसर? 2 × 2 = 4 + 2 6। ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर सेम ही आएगा। मेरा मैथमेटिक्स कंसिस्टेंट है, सेम चीज है वेक्टर्स में, ठीक है। सबसे ज्यादा काम में यही प्रॉपर्टी आती है पूरे फिजिक्स में, ठीक है, कि आप एक वेक्टर को दो में स्प्लिट कर सकते हो। जनरली आप उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो वेक्टर में स्प्लिट करना चाहोगे, तो लेट्स से अगर कोई फोर्स है, ठीक है, चलो अभी के लिए वेक्टर मानते हैं, पर ये एक फोर्स है, लेट्स से इसको उठा के यहाँ रखता हूं, दिस वेक्टर, इसको मान लेते हैं सी बार, ये ए बार, ये बी बार, ठीक है, ये सी बार है, ए बार बी बार मुझे निकालना है, ठीक है, मुझे इसको स्प्लिट करना है दो वेक्टर में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अभी मैंने बी बार को उठा के यहाँ रखा है, ये बी बार है, ये भी बी बार है, ठीक है, ये एंगल लेट से जहां मुझे स्प्लिट करना है वो एंगल थीटा है। जो दो डायरेक्शन में स्प्लिट करना है उसमें से एक डायरेक्शन का एंगल थीटा है और दूसरी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या करूंगा, बहुत सिंपल, सी बार ए बार बी बार, मतलब ये होगा लेंथ ए, ये लेंथ होंगी बी और ये लेंथ होंगी सी। इस ट्राइंगल में क्या करूंगा, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये थीटा है, साइन थीटा क्या होगा? b/c, ठीक है ना। तो b क्या आ गया? c × साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? a/c, a क्या आ गया? c cos। मतलब क्या कि इस वेक्टर को c बार को मैं दो, ये वेक्टर और वेक्टर इक्वल है, ठीक है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर c बार cos थीटा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ c इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और ये c sin थीटा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। भूल जाओ इसके c बार में लिखेंगे कि डायरेक्शन कुछ और आएगा, ठीक है। इन दोनों का सम c बार होगा, तो c बार कैन बी रिटन एज, लेट्स से ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है ना। अपन किसी को भी x एक्सिस और y एक्सिस मान सकते हैं, बस शर्त क्या है कि वो दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। तो c बार = c cos थीटा i कैप प्लस c sin थीटा j कैप, ठीक है।
इसका मतलब क्या कि मैं सी बार को हटा दूं, ठीक है, और ये दो वेक्टर्स को लूं, तो भी मेरे को मेरे मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, जितना फिजिक्स में आप पढ़ोगे ना वैसे आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक बेसिक एग्जांपल क्या है कि अगर एक फोर्स लग रहा है एक पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, मुझे इस डायरेक्शन में मेरा मैथ लगाना मुश्किल पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस फोर्स को स्प्लिट कर लूंगा दो वेक्टर में, ठीक है, इसको हटा के स्प्लिट कर दूंगा। लेट्स से ये एंगल थीटा था, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। मतलब अब इस पार्टिकल पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्शन से जो भी मोशन आएगा वो एनालाइज कर लूंगा, इस डायरेक्शन से जो मोशन होगा वो एनालाइज कर लूंगा। उन दोनों को मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे जैसे मोर एग्जाम्पल आप करोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, तो ये चीजें और क्लियर होंगी। बट अभी के लिए जानना कि ये बहुत ही नेसेसरी और काफी जिंदगी को आसान बनाने वाली प्रॉपर्टी है। एकदम नेक्स्ट ही फिजिक्स में आप पढ़ोगे एक चीज, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें बॉडी कोई डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, तो उसमें भी अपन क्या करते हैं, इसे दो वेक्टर में तोड़ देते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग से एनालाइज करते हैं, वर्टिकल मोशन को अलग से एनालाइज करते हैं, उन दोनों को जोड़ देते हैं। क्योंकि शायद आपको अगर याद होगा फिजिक्स में आपने अभी तक के लीनियर मोशन पढ़ा है, वन डायमेंशन में मोशन पढ़ा है, तो अगर आपको टू डायमेंशन में मोशन को पढ़ना है तो उसको स्प्लिट करना होता है, वन डायमेंशन में स्टडी करना होता है, उनको कंबाइन करके आप टू डायमेंशन में स्टडी करते हो, ठीक है। अगर अभी तक के समझ में नहीं आ रहा है तो जैसा जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे तो ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। अभी के लिए इतना याद रखना कि इस वेक्टर को जैसे आप इन दोनों को ऐड करके यहाँ ला रहे हो, रिवर्स भी आप जा सकते हो, और रिवर्स जाना काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा। दो वेक्टर है, ठीक है, लेट्स से ए बार और बी बार। ए बार का मॉड बी बार का मॉड दोनों क्या है, 5 है, और ए बार और बी बार के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो क्या निकालना है आपको, ए बार प्लस बी बार का मॉड, ठीक है ना। फाइंड देयर सम मतलब नेगेटिव निकालना है, ए बार प्लस बी बार का मॉड क्या है और ए बार माइनस बी बार का मॉड क्या है, ठीक है। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं पढ़ा है तो एक और चीज देता हूं आपको मैं, कोसाइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस हाफ, ओके। थोड़ा हिंट भी है कि आपको ये यूज करना होगा। आई होप आपको कोसाइन ऑफ 60 डिग्री तो याद होगा, ओके। सॉल्व करो फिर मैं बताता हूँ आंसर, काफी इजी है, हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आई होप आ गया होगा। ए बार बी बार दोनों 5 है, 60 डिग्री है, तो ए बार प्लस बी बार का मॉड तो बहुत इजी है, पैरेललोग्राम का लॉ, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ, सॉरी मैंने 1/√3/2 बोल दिया था, ओके। cos 60 डिग्री क्या होता है, हाफ, हाफ हाफ कैंसिल, तो क्या आ गया ये, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो क्या देगा 5 अंडर रूट 3, सिंपल, ठीक है ना। 5 बार आ गया, अंडर रूट 3 बच गया। आगे बढ़ते हैं, ए बार माइनस बी बार, ओके। ए बार प्लस बी बार क्या आया, 5√3। ए बार माइनस बी बार क्या आएगा, ये समझना बात कि ये ए बार है, अभी मैंने समझाया भी था थोड़ा टाइम पहले, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर ये बी बार है तो ये क्या होगा, माइनस बी बार। एक और चीज समझना, देखो +1 नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। +1 और -1 में फर्क क्या है, ये 0 से इस डायरेक्शन में है और -1 इस डायरेक्शन में है, मतलब नेगेटिव ऑफ दैट थिंग 2, ये -2। वैसे वेक्टर में क्या होता है, नेगेटिव का मतलब एक डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे,
ठीक है, बट ये समझना कि नेगेटिव एक डायरेक्शन है, ठीक है। -1 मतलब क्या कि अब ओरिजिन से पीछे जाओ 1, 2 मतलब क्या, ओरिजिन से आगे आओ 2। तो अगर मैं बोलता हूँ 2 -1 मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ओरिजिन से 2 आगे जाओ और फिर 1 पीछे आओ। तो 1 2 आगे जाओ फिर 1 पीछे आओ, तो आप कहाँ आ गए, आप आ गए 1 पे, ठीक है ना। आप यहाँ गए और फिर यहाँ आए, तो 2 -1 क्या आता है, 1। ये मतलब है आपके एडिशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग, ठीक है। तो वैसे ही बी बार है, ये क्या होगा, -b बार है, अपोजिट ऑफ दैट, ठीक है ना, क्योंकि b बार -b बार क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना, तो ये अपोजिट वेक्टर होने चाहिए। अब ये एंगल दिया था 60 डिग्री, ये कितना होगा, 180 - 60 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की वैल्यू दी है आपको -12, बस तो पता है ना क्या करना है, a बार -b बार इज इक्वल टू, उनके बीच का एंगल क्या है, √5² + 5² + 2 × 5 × 5 × कोसाइन ऑफ 120 जो है -12। वो कैसे -12 आता है अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी आपकी बचा के रखो, ओके। क्या आएगा ये, √5² + 5² + 2 × 5² × -12, तो 2 कट गया, तो क्या हो गया, 5² + 5² -5², तो क्या आ गया 5, ठीक है ना। 5² - 5² कट गया, √5² 5, तो मॉड ऑफ a बार -b बार क्या आ गया 5, ठीक है। इससे इसमें देखना क्या हुआ है, दो वेक्टर है उनका सम, दो वेक्टर कौन से, a बार -b बार, और उनका रिजल्टेंट, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम आया है। इसके बारे में और बात करते हैं, ट्राइंगल लॉसेस को समझेंगे, ठीक है। आई होप बहुत ज्यादा हैवी नहीं हो गया ये लेक्चर, बट ये समझना कि 3 वेक्टर, ठीक है, a बार और b बार, ठीक है ना, a बार b बार और ट्राइंगल लॉ से उनका रिजल्टेंट ये वाला आएगा, ठीक है, a बार + b बार, ये तीनों इक्वल है। मतलब क्या, ये जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, मतलब a बार और b बार के बीच का एंगल कितना होगा 60, तो ये कितना होगा 180 - 60 120 डिग्री, जो कि लास्ट क्वेश्चन में था, ठीक है। याद रखना एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कि अगर रिजल्टेंट और दोनों वेक्टर सेम है तो उन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब ऊपर पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, और उसके बाद कंपाउंड एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को उससे प्रूफ करेंगे, ठीक है, और अपना लेक्चर क्लोज करेंगे।